अरे बहू, चाय ले ले, उठ जा बेटा। अरे मम्मी रहने देती ना, मैं उठ तो रही थी। अरे कोई बात नहीं, खाने में क्या बनाना है वो बता दे। देख लो माँ, कुछ भी जो ये कहे बना लेते हैं। बेटा मैंने तो जो सब्जी थी वो काट दी है, तू बस रोटियां बना लेना। ये हर रोज सुबह का सीन था ममता के ससुराल का। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे बहन जी, सारा दिन काम करती रहती हो, थकती नहीं क्या आप? बहू क्या करती रहती है सारा दिन? अरे वो भी कुछ ना कुछ करती ही रहती होगी। अब इतनी भी बूढ़ी तो नहीं हूं मैं जो बैठ जाऊं कि सामने काम पड़ा है और मैं बैठी रहूं। अरे लेकिन बहू की तो आदत खराब हो जाएगी जब सारा काम आप ही कर दोगी। अरे ठीक है ना, कम उम्र में हमारी भी शादी हुई थी। अब आजकल के पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सारी जिम्मेदारी लेने में भी तो वक्त लगता है। बहू है तो क्या हुआ, मेरी बेटी की उम्र की ही है ना। एक उसे भी देख लो, चाय बनाने के सिवा आता ही क्या है। ममता से सारी बात करती है। हाँ, मम्मी जी ही ज्यादा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं भी क्या करूं, ऑफिस और घर के बीच जो वक्त मिलता है उसी में काम कर लेते हैं, है ना। दिन बीत रहे थे। सास बहू के बीच की बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन जब बहू माँ बनती है तो जो थोड़ा बहुत काम किया करती थी वो भी छोड़ देती है। बहू ये ले, तेरे लिए बनाया है, इसको खाने से बच्चा और तू दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो बच्चे के लिए गद्दे जो सूख रहे हैं ना छत पर, जरा ले आइए ना। तभी वहां पति आ जाता है। अरे माँ रुको, मैं ले आता हूँ, तुम मेरा खाना लगा दो। माँ किचन में चली जाती है। पता है, बगल वाली डॉली है ना, वो लोग हमारी साइड के हैं। उसकी सास ने तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने वाले लड्डू बनाए हैं। उसे भी बच्चा हुआ है ना। पता नहीं मम्मी जी क्या पानी सा उबाल कर दे देती है, मैं तो बस वही खा लेती हूँ। अरे तो तुम्हारे साइड बनता है तो तुम अपनी माँ से बोल दो, वो बना देंगी। आहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम जानती हो ना, कैसे बनाएंगी वो? अरे क्या हो गया सासू माँ को? कल तक तो फेसबुक में किटी की फोटो डाल रही थी। अच्छा अच्छा, चुप रहिए। डॉली की सास ने मनाया है, तुम लोगों का भी तो फर्ज बनता है। तभी वहां सास आ जाती है। ये ले बहू, गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी पीने से पेट अंदर हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, गर्म पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। अरे पी लेना बेटा। वो बगल वाली डॉली को तो जानती है ना, जो तुम लोगों के साइड की है। तेरे साथ ही उसका भी बच्चा हुआ था। बेचारे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं, सारा काम करती है और रात में बस एक लड्डू खाकर सो जाती है। पेट तो लटक ही गया है और बच्चा तो कितना कमजोर सा है उसका। अच्छा माँ, क्या बात है, डॉली की ये हाल है? क्यों मैडम, क्या कहना है आपका? अब पता है मुझे, किसी के पास मेरी सास की तरह सास थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो तुम सभी मेरे बच्चे जैसे ही हो। ममता को समझ में नहीं आता कि वो सास में कैसे कोई बुराई निकाले, क्योंकि हर कोई उससे उसकी सास की तारीफ ही किया करता था। एक रोज ममता के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, मुन्नी को तो 6 महीने हो गए, आप अभी भी बेड पर हो? आ गई है आप? कैसी हैं बुआ, बच्चा होने के 6 महीने बाद आई हैं आप? भाभी, अमेरिका दूर है ना तो वक्त लग जाता है, अब इनकी छुट्टी अभी थी तो सभी आ गए। वैसे माँ कहाँ है? थकी हारी सास बेटी को देखकर खुश हो जाती है। माँ, इस बार तेरा वीजा तैयार है, मेरे साथ चलने को तैयार रहना। हाँ हाँ बेटा, मैं तैयार हूँ। अरे ऐसे कैसे माँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी? कैसे मतलब? जैसे मैंने किया अमेरिका में, आप इंडिया में कर लेना। वैसे आपका तो मायका भी पास ही में है ना? हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ माँ के पास वक्त नहीं होता, ईश्वर भक्ति में उनका सारा समय चला जाता है। भाभी, बेटी परेशान हो तो माँ का ध्यान आरती में कैसे लग सकता है? समझ में ही नहीं आता। वैसे भी अब माँ को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, माँ को विदेश घूमने का शौक है ना। ममता मन मारकर चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि वो कैसे सारा काम मैनेज करेगी।
पति का खाना, नाश्ता, मुन्ने को नहलाना, धुलाना, फिर रात भर इसके लिए दूध तैयार करना। माँ तो सारा काम करती थी। हे भगवान, ना भाई ना। क्या हुआ भाभी? क्या सोचकर ना भी ना कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस बच्चे के बाद से ही कमजोरी ज्यादा हो गई है ना, तो अचानक से बड़बड़ाने लगती हूँ मैं। अगले दिन ममता अपनी माँ को फोन करती है। राधे राधे। माँ मैं क्या करूँ, मेरी सास तो अमेरिका जा रही है बेटी के पास। अब घर का सारा काम, बच्चा, सब कैसे मैनेज करूँगी। तू आ जाना माँ कुछ महीनों के लिए मेरे पास। अरे ना ना ममता, मेरे बस की बात नहीं है काम धाम। अरे तू तो जानती है ना, मैंने तो तेरे भाई की शादी भी गरीब गांव की लड़की से इसीलिए ही की थी कि वो चुपचाप घर का सारा काम करे। वैसे भी अब तो आदत भी नहीं रही मेरी काम करने की। ममता को माँ पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है माँ, देख लूंगी मैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त आप मेरा साथ नहीं दे रही है। अब भूल जाना मुझे। ममता गुस्से में आकर फोन रख देती है और रोने लगती है, लेकिन बेचारी करे भी तो क्या। अब सास और ननद दोनों घर का काम करते। नेहा आराम करती, लेकिन अब आराम में भी उसे चिंता रहती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब ननद का जाने का वक्त आ जाता है। भाभी मैं जा रही हूँ, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना। ममता सास को देखती है और गले लगकर रोने लगती है। माँ जल्दी आ जाना। सास मुस्कुराकर कहती है, कहाँ से ममता, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने देखा कि मेरे जाने की बात से ही तू परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ममता को अपनी माँ की बात याद आती है कि कैसे उसके कहने पर भी ममता की परेशानी को समझने की बजाय उसने मना कर दिया, जबकि सास ने बिना कुछ कहे बहू की समस्या पढ़ ली। हाँ माँ, हम सब साथ चलेंगे बाद में दीदी के घर अमेरिका। आज से आप रानी बनकर रहना और मुन्ने को देखना। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा फर्ज क्या है। शिखा की नई नई शादी हुई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों कानपुर में ही थे, इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे। ये बात शिखा की सास मीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी जी, आज राहुल भैया आ रहे हैं। कौन, तेरे चाचा का लड़का? जी मम्मी जी। अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना। हाँ मम्मी जी, उन्हें कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है, तो वो आज मुझसे मिलते हुए कल सुबह यहीं से निकल जाएंगे। हमने तो धर्मशाला खोल रखी है ना। कुछ कहा क्या मम्मी जी? मैंने कहा हाँ हाँ, आने दे तेरे भैया को, जमकर खातिरदारी करेंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा घर धर्मशाला बन जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मीना? सच ही तो कह रही हूँ। अभी इसकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ और आए दिन इसके घर वाले आ धमकते हैं। अरे तो क्या हुआ, वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं। इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगाड़ दूंगी। अब बहुत हो गया जी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, हे भगवान, बस आप तो देखते जाइए। शाम को राहुल आता है। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है, तुम कैसे हो बेटा? मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी। बस आज रात के बाद नहीं रहोगे। चलिए भैया, मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। रात में खाने के टेबल पर, शिखा, रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी भैया, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। अच्छा अच्छा। बेटा, क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो? नहीं नहीं आंटी जी, पर अचानक आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं क्यों, कभी कभी मुझे लगता है जैसे रात के समय बैठक में कोई घूमता रहता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? हाँ, तुम लोग घबरा ना जाओ, इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये आपका वहम होगा आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है। चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं। शिखा बेटा, राहुल के सोने की व्यवस्था वहीं दीवान पर कर देना। जी पापा जी। अब चलिए भी। अच्छा, तो बैठक में सोने वाले हैं साहबजादे।
क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप सो जाइए। मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहुल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। अरे आप! सरप्राइज! काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आज ही चला आया। ये तो बहुत अच्छा किया। देखिए राहुल भैया भी आए हुए हैं, आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा। कैसे हो रोहित? मैं तो ठीक हूँ भैया। शिखा, मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ, राहुल भैया से बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। मीना आधी रात को उठती है, कंबल मुंह से पैर तक ओढ़ के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दीवान पर चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। देखो तो कैसे मजे से सो रहा है बहन के ससुराल में। मीना ताबड़तोड़ 4-5 डंडे मार देती है। अरे मर गया! अरे बचाओ बचाओ, कौन है? मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये रोहित कहाँ से आ गया? लगता है ये नालायक राहुल मेहमानों वाले कमरे में सो गया होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर बैठक में, अरे क्या हुआ रोहित? मैं बाथरूम में था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। पता है भैया, मैं सो रहा था, अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम भी आंटी की तरह भूत प्रेत में मानते हो। नहीं भैया, सच में कोई आया था। मैं तो जा रहा हूँ मेहमानों वाले कमरे में सोने के लिए। इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की नींद खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, जाओ तुम, जहाँ तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके। थोड़ी देर बाद मीना कंबल ओढ़ के डंडा लेकर मेहमानों वाले कमरे में पहुंच जाती है। वो बिस्तर पर सोए रोहित को फिर डंडों से मारने लगती है। अरे मर गया! अरे मर गया! तू भूत प्रेत में नहीं मानता ना? ये ले, अब डंडे खा। हैं? ये तो माँ की आवाज है। रोहित कंबल खींच देता है। बेटा तू! अरे ये क्या कर रही हो माँ? मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने। माफ कर दे मेरे लाल, मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया। मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी। राहुल भैया को? हाँ बेटा, मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के मायके वाले यहाँ आना छोड़ देंगे। हे भगवान! माँ, ये घर शिखा का भी है, उसके घर वाले जब चाहे आ सकते हैं। हाँ बेटा, आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया। मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को चोट पहुंचा दी। अब चुपचाप जाके सो जाओ माँ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। शिक्षा दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ भी बुरा ही होता है।